हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज की हम इस क्लास में कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डिटर्मिनेंट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। डिटर्मिनेंट में हमने मैंने आपको जैसे कि बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कंटेन्स टू हॉरिजॉन्टल रोज, कंटेन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस विच आर रोज, एंड कंटेन टू वर्टिकल लाइंस विच आर कॉलम्स। तो जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, इट हैज़ टोटल 4 एलिमेंट्स। Similarly, determinant of order 3 contains 3 rows and 3 columns and total 9 elements in all. एक बात और यहाँ देखिए, अगर मैं डेटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ तो डेटर्मिनेंट इज ऑलवेज ए स्क्वायर में स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जैसे कि स्क्वायर होता है हमारा कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह से हम स्क्वायर को यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिस डेटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इस डेटर्मिनेंट को स्क्वायर बोलते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल इन ए डेटर्मिनेंट। देर कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा एग्जाम्पल हमें नहीं मिलेगा कि किसी डेटर्मिनेंट में 2 रो या 3 कॉलम हो या 3 रो और 2 कॉलम हो। तो अगर ऐसा है तो वो डेटर्मिनेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहने का कि डेटर्मिनेंट इज ऑलवेज square. That means number of rows and number of columns are always equal in a determinant. अब बात आती है कि डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करें। वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया और एक बार और हम फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं कि अगर मुझे डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट होंगे, सेकंड रो में 2 एलिमेंट होंगे, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट होंगे और सेकंड कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हमें सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को वी शैल मल्टीप्लाई इन द एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को the element of first row which is at A11 position is multiplied by the second element of second row। समझ रहे हैं ना? फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं। माइनस लगाने के बाद में फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने ऑर्डर? कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। बीच में माइनस इंपोज करना होता है। माइनस इंपोज करने के बाद में हम सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करने के बाद में ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की हम लोगों ने जैसे बात की थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में भी हम इसी तरह से क्या करते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से चलना होता है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से उसको एक्सपेंड करते हैं, और किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड होती है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमें डिस्कस करना था कि एक टर्म और होती है इसमें डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग, माइनर। व्हाट इज माइनर? माइनर का मतलब यह है कि अगर मैं सपोज आई एम टेकिंग ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, मेरे पास एक ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है और उस ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट 1-1 पोजीशन पर लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उसका सपोज मुझे माइनर फाइंड करना है। ठीक है, उसका माइनर फाइंड करने के लिए हमें जो वो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है ना, तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दीजिए उस डिटर्मिनेंट में से, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस डिटर्मिनेंट का, ठीक है, तो वो जो उस रिमेनिंग पार्ट की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी, तो दैट इज सेड टू बी द माइनर
ऑफ दैट एलिमेंट। मैंने एलिमेंट कौन सा लिया? मैंने एलिमेंट लिया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। तो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसका माइनर मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैंने उस डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन मेरे पास बचा डिटर्मिनेंट का, उस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का के एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहता हूं, तो मुझे उस डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा डिटर्मिनेंट का, उसकी वैल्यू विल बी द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसी तरह से हम, अगर मैं ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, तो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में टोटल 9 एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ही हम 9 एलिमेंट में से किसी का भी, 9 के 9 एलिमेंट में से किसी का भी माइनर फाइंड कर सकते हैं। माइनर के बाद एक इसमें और एडिशनल टर्म होती है कोफैक्टर। व्हाट इज ए कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट? देखिए कोफैक्टर की जो बात है, जैसे माइनर है, माइनर जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम, और राइट हैंड साइड में सफिक्स में लिख दीजिए 1 1। ठीक है, 1 1 लिख दीजिए। तो M11 अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि माइनर ऑफ द एलिमेंट लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अब बात करूं कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कोफैक्टर के लिए हम लोग लिखेंगे C11। भाई कोफैक्टर मीन्स सी, कोफैक्टर का जैसे सी से शुरू हो रहा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो अगर मैं माना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना चाहता हूं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा C11 से। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए पहले उस एलिमेंट का माइनर फाइंड करिए, जैसा माइनर मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपको। और माइनर फाइंड करने के बाद में उस एलिमेंट में -1 की पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 की पावर 1 + 1 से क्यों मल्टीप्लाई? -1 की पावर जो 1 + 1 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, 1 + 1 का मतलब ये है कि क्योंकि वो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। ठीक है, तो C11 किसके बराबर होगा? C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई M11। M11 क्या है? उसी एलिमेंट का माइनर है, और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए उस माइनर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? -1 की पावर 1 + 1 से। इसी तरह से C12 क्या होगा? इसी तरह से C12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 M12। इसी तरह से C13 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 M13। तो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का आप लोग कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर फाइंड करने के बाद में जो नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का जहाँ तक बात है, हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट में 5 to 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। हम 1 by 1 एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिटर्मिनेंट की होती है कि माना सपोज मेरे पास ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में अगर मैं, जैसे आपको पता है कि ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में देयर विल बी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड टोटल 9 एलिमेंट्स इन ऑल। तो अगर मैं इसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं, समझ रहे हैं? अगर मैं इसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो इंटरचेंज करने तो इंटरचेंज करने के बाद तो इंटरचेंज करने के बाद उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, अगर मैं करूं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं किसी ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट में फर्स्ट 2 रोज या फर्स्ट 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करूं, ठीक है, अगर मैं ऑर्डर 3 के किसी डिटर्मिनेंट में फर्स्ट 2 रोज या फर्स्ट 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करूं, तो मुझे उस डिटर्मिनेंट से पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं माना 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाहता हूं, अगर मैं माना 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाहता हूं,
तो तब भी मुझे उससे पहले माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और सपोज मैंने एक बार दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो मैंने वन टाइम माइनस लगा दिया। अगर मैं फिर दोबारा से सेकंड और थर्ड रोज को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे एक बार फिर से माइनस इम्पोज करना पड़ेगा। तो माइनस इम्पोज करने के लिए, माइनस इम्पोज करके मैं जितनी भी बार मैं रोज को इंटरचेंज करूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को करा या सेकंड और थर्ड को करा, तो उतनी ही बार मुझे माइनस इम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट का। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम की के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर माना फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट जीरो हैं, या सेकंड रो के सभी एलिमेंट जीरो हैं, या थर्ड रो के सभी एलिमेंट जीरो हैं। इसी तरह से आप कॉलम्स में कह सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हैं, सेकंड के जीरो हैं, थर्ड के जीरो हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू विल बी जीरो। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर 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 जो है किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट सेम हैं, सपोज टू रोज या टू कॉलम्स के सभी एलिमेंट सेम हैं, तो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। माना फर्स्ट रो भी a1 a2 a3 है और सेकंड रो भी a1 a2 a3 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये रहा फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर। अगर किसी रो या किसी कॉलम में हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में अगर किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मुझे डिटर्मिनेंट मिलती है ना, दैट विल बी द सेम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे ये मेरी डिटर्मिनेंट है, ये इस डिटर्मिनेंट में क्या है, इस डिटर्मिनेंट में मैंने सेकंड रो में सब एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो मेरी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये क्या हो गई, ये जो है k टाइम हो गई। इट विल बी द k टाइम्स, मतलब दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, राइट। तो इस जैसे मैंने यहाँ पर ये सेकंड वाली रो में करा, इसी तरह से मैं किसी भी कॉलम में कर सकता हूँ। अगर मैंने एक कॉलम में सभी एलिमेंट से, अगर मैंने एक कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उतने ही टाइम, उतने ही मल्टीप्लाई, उस नंबर की मल्टीप्लाई उस पूरी डिटर्मिनेंट में हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं माना सपोज फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं इसको किसके बराबर लिखूंगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। और अगर माना मैंने एक बार फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो मेरी डिटर्मिनेंट है, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट कॉलम में किया और 3 से मल्टीप्लाई मैंने सेकंड कॉलम में किया, तो मेरी जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट मुझे अब ऑब्टेन हुई, इट विल बी द 6 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का कितने टाइम हो जाएगी, ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का 6 टाइम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, इस प्रॉपर्टी को देखिए, इसको, इसमें क्या है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। मतलब जो हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ तो और भी हैं, लेकिन जो जिनका प्रॉपर एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस में करते हैं, वो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं 6 ये। तो उसमें जो लास्ट नंबर की प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टीज, इस लास्ट नंबर की प्रॉपर्टी में क्या है, a1 प्लस k1 a2 प्लस k2 a3 प्लस k3। इसी तरह से नीचे की सेकंड रो में b1 b2 b3, थर्ड रो में c1 c2 c3। तो ये किसके बराबर है,
अब देखो फर्स्ट रो के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो दो दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं ना दो दो एलिमेंट के सम के रूप में। जब वो दो दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखे हुए हैं तो हम इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में तो इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया, जैसे A1 A2 A3 को हमने डाल दिया, ठीक है। सेकंड और थर्ड रो एज इट इज़ रही, फिर प्लस लगा करके बीच में जो हमारी जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी उसकी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमने इस दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में डाल दिया। जैसे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, हर एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट क्या है, K1 K2 K3, तो K1 K2 K3 को मैंने सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो बना दिया और जो रिमेनिंग सेकंड और थर्ड रो है वो एज इट इज़ रही, राइट। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट की इन ऑल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन 6 प्रॉपर्टीज़ को हमें अच्छे से याद कर लेना है और ताकि हम इन प्रॉपर्टीज़ को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए देखो ये जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इन प्रॉब्लम्स। हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिनेंट की इन प्रॉपर्टीज़ को अपने प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे? देखिए, देखो ये है, ये क्या है आपका b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये डिटर्मिनेंट के अंदर है इज इक्वल टू 0। इसको आपको 0 के बराबर प्रूव करना है। अब इसको आप 0 के बराबर कैसे प्रूव करेंगे? देखो, अब देखिए एक तो आपके पास जैसे आपको दिखाई ही दे रहा होगा कि डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है, बिकॉज इट कंटेन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, देयरफॉर इट इज़ ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं इसमें। इसकी वैल्यू को हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। देखिए जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो हमेशा यूनिवर्सल रूल होता है वो ये है कि हम इसको इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर दें। लेकिन किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करने में जो हमारा वर्किंग होती है, जो हमारा कैलकुलेशन वर्क होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। उसमें कई बार मिस्टेक की भी संभावना रहती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसमें कुछ रो और कॉलम्स में उसके ऑपरेशंस लगाएं। ऑपरेशन से मतलब क्या है? ऑपरेशन से मतलब ये है कि अगर हमें माना दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसकी फर्स्ट 2 रोज को या फर्स्ट 2 कॉलम्स को या 3 रोज को या 3 कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं और अगर हमें माना सभी में पूरी रो में सेम एलिमेंट मिल रहा है ना, या 0 0 करके मिल रहा है या कुछ ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हम उसी तरह से उन 2 या 3 रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के रेफरेंस में अगर मैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में अगर मैं अगर मैं इन इस डिटर्मिनेंट की तीनों रोज को ऐड करूं तो तीनों रोज को ऐड करने का मतलब क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 में हमें तीनों को ऐड करने के लिए R1 का फर्स्ट एलिमेंट R2 के फर्स्ट एलिमेंट में और R3 के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करना होगा, ठीक है। इसी तरह से हमें R1 का सेकंड एलिमेंट R2 के सेकंड एलिमेंट में और R3 के सेकंड एलिमेंट में ऐड करना होगा। फिर R1 का थर्ड एलिमेंट R2 के थर्ड एलिमेंट में और R3 के थर्ड एलिमेंट में ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करके ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को मैं क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? क्योंकि मैं हर रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर करके लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ। ऐसी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड रो और थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ और फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को सेकंड और थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ। तो इस ऑपरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए
अब ये जो ऐड करके है मुझे किस रो में मेंशन करना होगा, जो भी रो मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर लिखी हुई, जैसे मैंने इसको इस ऑपरेशन को R1 प्लस R2 प्लस R3 बोला, तो मुझे ये जो ऐड करके लिखना है तीनों रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वो मुझे R1 के अंदर लिखना है। आई विल राइट दैट एडिशन इन R1। ठीक है, तो R1 में मैंने R1 R2 R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर करके लिख दिया। देखिए फर्स्ट रो में क्या हो गया, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब सिर्फ जो मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है वो R1 में अप्लाई करना है। ठीक है, R1 में यहाँ पर इसमें अप्लाई करना है, इस R1 में, R1 में अप्लाई यहाँ पर R1 में अप्लाई करने के बाद में मेरे को जो सेकंड और थर्ड रो है ये एज इट इज़ रखनी है। ये रहा, ये मुझे एज इट इज़ रखनी है बेटा, सेकंड रो भी मेरी एज इट इज़ रही और थर्ड रो भी मेरी एज इट इज़ रही, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। राइट, इसके बाद देखिए अब ऐड करने के बाद में क्या हुआ बेटा, ऐड करने के बाद में जो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट थे वो सब एक दूसरे से कैंसिल, एक तीनों एलिमेंट थे उन सब में क्या हो गया, सारे के सारे उसके एलिमेंट जो इंटरनल एलिमेंट्स से सब कैंसिल होकर प्लस माइनस के होने की वजह से क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। देखो पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो गई, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फर्स्ट रो में टोटल ज़ीरो आ गया। ठीक है, सेकंड रो, सेकंड रो में क्या आ गया, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, थर्ड रो में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब जब ये हमें डिटर्मिनेंट जो हमें अचीव हुई, इस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है उसका हायर एलिमेंट जीरो है, और हमने अभी भी एक प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी थी, ये जो प्रॉपर्टी हमारी थी ऊपर, ये रहा, देखो ये, इस प्रॉपर्टी को देखिए जरा, इस प्रॉपर्टी को बेटा, इस प्रॉपर्टी को, इसको, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर इस वाले डिटर्मिनेंट में, तो मैं इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या लिख पाऊंगा, तो मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यहाँ पर जीरो लिखूंगा, बिकॉज द एलिमेंट in first row are all zero, therefore the value of this determinant, therefore the value of this determinant is zero। right, इसके बाद अब इसमें देखिए कोई डाउट हो किसी को मेरे से पूछिए। ठीक है, अब आप देखिए ना, अब आपको देखने से पता लग रहा होगा कि जैसे हमने इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को और अपनी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर यूज़ कर लिया इसको सोल्व करने के लिए, तो हमारा जो वर्किंग है ना वो कितनी कम हो गई, हमारा 2 स्टेप में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई। देखिए भाई, अगर मैं माना इसको, इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करना शुरू करता और तब इसकी वैल्यू फाइंड करता, ठीक है, आ तो तब भी, आ तो बेटा तब भी जीरो जाती। ठीक है, आ तो तब भी जीरो जाती, लेकिन तब हमें कितना ज़्यादा वर्किंग करना पड़ता, कितना ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता, और वर्कआउट, उस वर्कआउट को करने में कुछ मिस्टेक भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम ऐसा करें, इसलिए ये हमें सोचना और ये करना यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि हम ऐसी रो ऑपरेशंस या ऐसे, जैसी रो ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगाई, ऐसी रो ऑपरेशन या ऐसे कॉलम ऑपरेशन लगा करके अपने डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो जब आपने अपने डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया, तो डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके फिर देखो हमारी डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में यहाँ पर आ गई, इस वाली फॉर्म में, देखो दिख रहा है ना आपको, इस वाली फॉर्म में यहाँ पर आ गई ये डिटर्मिनेंट हमारी। और इस वाली डिटर्मिनेंट में आने से हमें एक एडवांटेज मिला कि इस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है उसके सभी एलिमेंट जीरो दिख रहे हैं हमें, और जब इसके सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट वाले जीरो दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी को बहुत क्लियर कट तरीके से पढ़ा है कि अगर अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में सभी एलिमेंट जीरो हैं तो इट्स वैल्यू विल बी जीरो।
इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए ये प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम, x माइनस वाई माइनस जेड 2x, ठीक है, 2y y माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है, ये है x, ये देखो, इसके बाद बेटा देखो ये है हमारा, ये एक प्रॉब्लम है हमारी। देखो इस प्रॉब्लम को देखिए जरा, इस प्रॉब्लम में क्या है, x माइनस, पहली रो में x माइनस वाई माइनस जेड 2x 2y, ठीक है, सेकेंड रो में 2y y माइनस एक्स माइनस जेड 2y 2z 2z z माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए हमें इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, अब अगर मैं वही पहले वाला क्वेश्चन हमारा, कि अगर मैं इसको इसी फॉर्म में, अगर मैं इसको यहाँ पर इसी वाली फॉर्म में सॉल्व करता हूँ, तो ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे फिर इसको किसी भी रो, इसकी किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंड करके चाहे मैं उसको इसकी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँ, चाहे मैं इसको इसकी सेकंड रो से एक्सपेंड करूँ, चाहे मैं इसको इसकी थर्ड रो से एक्सपेंड करूँ, तो एक्सपेंड करने के बाद जो हमारा वर्किंग है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, और उसमें जो मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होने पर, मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होने पर, तो है ना, तो इसलिए हम लोग, तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होने पर तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसे एकदम से इसको, हम एकदम से इसको, हम एकदम से इसको एक्सपेंड ना करें, एक्सपेंड ना करके हम, हमारे पास दूसरा ऑप्शन, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम इसमें कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएं, है ना। सपोज मैं इसमें फिर से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से अप्लाई करता हूँ। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी डिटर्मिनेंट को अगर मैं केयरफुल्ली वॉच करूँगा, तो मुझे उसको केयरफुल्ली ध्यान से देखने पर यह पता लग जाएगा कि मैं किन 2 रोज या किन 2 कॉलम्स या किन तीनों रोज को या तीनों कॉलम्स को, है ना, ऐड करूं, जिससे मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाए, या तो ऐसा नंबर मिल जाए जो उस पूरी रो से कॉमन आ जाए, या ऐसा नंबर मिल जाए जो 0 हो, उस पूरी रो को ही 0 कर दे, या ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें से कुछ कॉमन होकर के बाहर आ जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरा जो डिटर्मिनेंट है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो इसके लिए हमने क्या करा, देखो फिर से हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 को अप्लाई कर दिया। R1 प्लस R2 प्लस R3 को अप्लाई करने से कैसे अप्लाई करना है, देखो ये रहा, ये कर दिया हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 को अप्लाई। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 को अप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए हम R1 के फर्स्ट एलिमेंट को R2 के फर्स्ट एलिमेंट में और R3 के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे। देखो तो जब हमने करा तो हमें क्या मिला, हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिला। इसी तरह से फिर R1 के सेकंड एलिमेंट को R2 के सेकंड एलिमेंट में और R3 के सेकंड एलिमेंट में ऐड करेंगे। फिर R1 के थर्ड एलिमेंट को R2 के थर्ड एलिमेंट में और R3 के थर्ड एलिमेंट में ऐड करेंगे। ठीक है, कर दिया। करने के बाद जो मेरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। फर्स्ट रो का हर एलिमेंट यही हो गया। अब देखिए ये जो एलिमेंट है सेम आने से क्या फ़ायदा होगा मुझे ये एडवांटेज होगा कि मैं इस एलिमेंट को यहाँ पर बाहर कॉमन ले लूँगा, है ना। ये बात आपको आप याद रखना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में
कोई एलिमेंट कॉमन है तो मैं उसको उस डिटर्मिनेंट से बाहर उसको ला सकता हूँ। वो पूरी डिटर्मिनेंट में हो इसकी मुझे नीड नहीं होती। अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो मैं उस एलिमेंट को उस डिटर्मिनेंट से बाहर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये नहीं कि जैसे ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये मुझे इस डिटर्मिनेंट के नो एलिमेंट में आए तभी मैं इसको बाहर ले पाऊंगा। अगर ये जैसे ये इसकी फर्स्ट रो के हर एलिमेंट में आ रहा है तो फर्स्ट रो के हर एलिमेंट में आने का मतलब ये है कि मैं आई कैन पुट दिस एलिमेंट आउटसाइड टू दिस डिटर्मिनेंट। तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर रख दिया। x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर रखने से क्या फ़ायदा हुआ मुझे? अब ये x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर अंदर इस डिटर्मिनेंट में क्या बन गया? 1 1 1 बन गया। देखो दिख रहा होगा आपको 1 1 1 बनने के बाद में, अब देखो 1 1 1 बनने से थोड़ा सा मुझे ये लगता है देखने में कि एक तो मेरी डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड हो गई, और इस 1 1 1 से ना अगर मैं एक ऑपरेशन और लगा दूं तो देखो, अगर मैं अब इसमें देखो अगर मैं अब इसमें C1 माइनस C2s और C2 माइनस C3 अप्लाई कर दूं, C1 माइनस C2 का मतलब क्या है? C1 के हर एलिमेंट में से C2 का हर एलिमेंट माइनस करना, मतलब C1 के फर्स्ट एलिमेंट में से C2 का एलिमेंट, C1 के सेकंड एलिमेंट में से C2 का सेकंड एलिमेंट, और C1 के थर्ड एलिमेंट में से C2 का थर्ड एलिमेंट माइनस करेंगे हम। C1 माइनस C2 का ये मतलब होता है। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा आपको? आपको दिख रहा है ऐसे क्यों करना चाह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो जब मैं 1 में से 1 को माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगी। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में जब 0 आती है ना तो 0 हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि 0 आने से ना हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है, हमारी जो वर्किंग है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट में माना माइनस करने से या ऐड करने से अगर मुझे कहीं पे 0 मिल जा रही है तो मेरे लिए वो मेरे लिए उस 0 का बड़ा फ़ायदा होता है, मेरे लिए वो 0 बहुत बेनिफिशियल होती है। अब जैसे मैंने C1 माइनस C2 करा तो मुझे यहाँ 0 मिल गया, फिर मैंने C2 माइनस C3 करा तो मुझे यहाँ 0 मिल गया। ठीक है, तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 के करने से मुझे इन दोनों पोजीशन पर 0 0 मिल गया। ठीक है, जब इन दोनों पोजीशन पर मुझे 0 0 मिल गया पहली फर्स्ट टू पोजीशन पर, तो अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये फर्स्ट टू पोजीशन पर 0 मिलने का मतलब ये है कि मैं अगर चाहूं तो अब अपनी इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकता हूं। अगर मेरी डिटर्मिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम जीरोस बन गए, जैसे अगर माना तीनों जीरो हो जाते तब तो इसकी वैल्यू 0 हो ही जाती। तो जैसे इसकी फर्स्ट रो में यहाँ पर आपको 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, इसकी फर्स्ट रो में 2 जीरो दिख रहे हैं, तो मैं डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना प्रीफर करूंगा, या फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो हैं तो या मैं उसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करूंगा। तो हम डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों। ठीक है, तो हम इसको अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन वर्क होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इन जीरो के आने का फ़ायदा होता है। अब ये जीरो आ गए, ठीक है, इससे मेरा कैलकुलेशन वर्क आगे काफ़ी कम हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए क्या है, अब देखिए जो आपका जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में क्या है? आपका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड x प्लस वाई प्लस जेड, और थर्ड आपका 0 है। तो इसमें से आप लोग फर्स्ट कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर ले सकते हैं। इसी तरह से सेकंड कॉलम को देखिए, सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0, दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और थर्ड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो सेकंड एलिमेंट में से भी आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैंने फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया, सेकंड कॉलम से कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? तो ये मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इन दोनों कॉलम से बाहर आ गया, और एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले से रखा ही है, ये रहा। तो जब ये पहले से रखा है एक, और दो अंदर से आ गए कॉमन होकर फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, तो बाहर टोटल कितना हो जाएगा? होल क्यूब बन जाएगा। होल क्यूब बनकर देखो 0 1 0, 0 माइनस 1 1, और 1 2y जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब मेरी डिटर्मिनेंट की ये फॉर्म आ गई, ये वाली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब 0 0 1 1 माइनस 1 2y 0 1 जेड माइनस एक्स माइनस वाई।
ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इस डिटर्मिनेंट को, मैंने आपको बताया कि इस डिटर्मिनेंट को मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो मैं अब इस डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करूंगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हों। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर दो। सपोज मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो जब इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने का क्या तरीका होता है, हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है। अब 0 के बाद कुछ भी लिखते रहो आप, 0 ही रहेगा। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर ये 0 है, तो 0 के बाद में मैंने क्या लिखा है आगे, भाई 0 के बाद में मैं 0 किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हैं, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करने के बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन होता है डिटर्मिनेंट का, वो यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में फिर बीच में माइनस साइन आता है, माइनस साइन लगाने के बाद में फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखा जाता है, ये भी 0 है, ये भी यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। फिर फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है किस रो में है, फर्स्ट रो में ही है और सेकंड कॉलम में है, तो अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को यहाँ से हटाओ और जो रिमेनिंग पोर्शन है डिटर्मिनेंट का वो यहाँ लिख दो। उसके बाद में +1 करो, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लिखने के बाद क्या करना है आपको, देखिए क्या करा है हमने, ध्यान से देखिए, ये देखो यहाँ पर 1 लिखकर फर्स्ट रो को, क्योंकि जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का ही तो है, और ये थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो यहाँ से। तो डिलीट करने के बाद में क्या करोगे, 1 - 1 0 और 1, रिमेनिंग पोर्शन लिख दिया हमने डिटर्मिनेंट का, ये रहा रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले दोनों चीज़ें तो ये पहले दोनों तो ये वैल्यूज 0 हो ही जाएंगी, चूंकि 0 का मल्टीप्लाई है, थर्ड वाला बचेगा, और थर्ड वाला भी क्या बचेगा, थर्ड वाला भी खाली 1 बचेगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई डिटर्मिनेंट की, हमारी वैल्यू हो गई बेटा x + y + z का होल क्यूब। ठीक है। एक बार इसको ऊपर से ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछें। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। मैं दोबारा से एक बार इसको दिखा रहा हूँ आपको, देखिए चेक करते रहिए, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे चैट करके मालूम कर लीजिए बेटा। देखिए, तो इस तरह से मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी थी इस डिटर्मिनेंट की, ये रहा, मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी x + y + z का होल क्यूब, एंड आई हैव गॉट what value of this determinant in the end, the same value which was I have to find, ये रहा x + y + z का होल क्यूब। ठीक है। ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है प्रूव दैट -a², नेक्स्ट प्रॉब्लम को पढ़िए, लास्ट में जो आपको मैंने दे रखी है प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें क्या है, -a² b² ca ab -b² cb ac bc और -c²। ठीक है। = 4a² b² और c²। ठीक है। इसके बराबर आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसके बराबर प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो आप जरा इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी भी डिटर्मिनेंट में कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं, चाहे वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हों, चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हों, तो उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को मुझे बहुत ही केयरफुल होकर के देखना पड़ता है कि मैं इसमें किस तरह के ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, कुछ भी आप ऑपरेशन अगर देखना है, या कई बार ऐसा होता है कि मैं इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जिसको मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा सा डिटर्मिनेंट हल्का हो जाए पहले के मुकाबले, पहले की कंपैरिजन में। तो कुछ एलिमेंट ऐसा होता है कि
मैं किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से किसी एलिमेंट को कॉमन ले सकता हूँ, तो वो आप देख लीजिए। तो आपको आप लोगों को कुछ दिख रहा है? तो देखिए जरा फर्स्ट रो को ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ सकता है? देखो फर्स्ट रो में से आपको दिख रहा होगा, आप फर्स्ट रो से ए को कॉमन ले सकते हैं। सेकंड रो से आपको आप बी को कॉमन ले सकते हैं। थर्ड रो से आप सी को कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी सी हो गया। ए बी सी कॉमन लेने के बाद में क्या करोगे? देखो ए बी सी कॉमन लेने के बाद में अंदर कितना बचा आपका? ये रहा फर्स्ट रो में। सेकंड रो में आपका ये बचेगा और थर्ड रो में आपका ये बचेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो से हमने ए, सेकंड रो से बी और थर्ड रो से हमने सी को कॉमन लिया। ठीक है, तीनों को कॉमन लेने के बाद में ए बी सी को फर्स्ट सेकंड थर्ड रो से। ठीक है, तो मैंने ले लिया, पहले एक बार लिया और फिर दोबारा भी देखो, एक बार कॉमन लेने के बाद में फिर दोबारा भी देखिए। दोबारा से अगर मैं दोबारा से कॉमन लेना चाह रहा हूँ तो देखिए फर्स्ट रो से फिर ए कॉमन आ रहा है, सेकंड रो से फिर बी कॉमन आ रहा है और थर्ड रो से फिर सी कॉमन आ रहा है। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए मैंने पहले एक बार ए बी सी कॉमन लिया फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो से रेस्पेक्टिवली, फिर मेरी डिटर्मिनेंट ये फाइंड हुई और फिर मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो से फिर से मैंने ए बी सी कॉमन लिया। तो फिर से ए बी सी कॉमन लेने के बाद में क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। तो देखो तो तीनों की तीनों रो से ए बी सी को आपने देखा हमने दो बार कॉमन ले लिया। एक बार पहले लिया ए बी सी कॉमन, फिर जब दोबारा ए बी सी कॉमन लिया तो बाहर कितना मल्टीप्लाई होकर के हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आया, तो ये हमारी डिटर्मिनेंट ये थी। और फिर हमने क्या करा? फिर हमने कुछ इसमें रो ऑपरेशंस लगाए। देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा फर्स्ट रो में। जैसे यहाँ पर ये 1 है फर्स्ट रो में, यहाँ पर सेकंड रो में -1 है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ऐड करने से मुझे 0 मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं इसमें R1 + R2 कर दूँ। तो R1 + R2 करने से मुझे फर्स्ट रो में फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर दोनों जगह 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद और देखिए और क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं फिर R2 + R3 कर दूं तो R2 + R3 करने पर क्या होगा बेटा? R2 + R3 करने से जैसे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -1 है, सेकंड रो का सेकंड थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, तो ये दोनों ऐड होकर के 0 हो जाएंगे। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 1 है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -1 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर आपको एक 0 और मिल जाएगा। जी ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर दोनों जगह पर 0 ले आए, तो ये आपका 1 1 1 1 1 -1 हो गया। तो ये आपका क्या बन गया? तो देखिए, तो ये ऐसा करने से हमारा ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट में 0 0 2 2 0 0 और 1 1 -1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखिए इसके बाद देखो, इसके बाद में हम जैसे कि मैंने आपको इस पोजीशन में ये बताया था कि इस पोजीशन में अगर हम हमारे पास कोई ऐसी पोजीशन आती है तो हम उस रो या उस कॉलम से उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हमें कहाँ कहाँ दिख रही हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो से जो मतलब है दो ही जीरो, हम भाई दो ही जीरो को मैक्सिमम जीरो कहेंगे, क्योंकि अगर तीनों तीनों जीरो हो जाएंगी एक रो में तो वो तो फिर डिटर्मिनेंट ही जीरो बन जाएगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाली रो में 2 जीरो हैं, सेकंड वाली रो में 2 जीरो हैं, सेकंड वाले कॉलम में 2 जीरो हैं। तो आप चाहे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें, चाहे सेकंड रो से एक्सपेंड कर दें, चाहे सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर दें। तो हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड हमने किससे करा? इसको हमने इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से। तो देखो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने पर क्या होगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है। ठीक है,
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जब जीरो है तो ये उससे तो पूरी वैल्यू जीरो मिल ही जाएगी। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट वो भी जीरो है, उससे भी वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट वो नॉन जीरो है, तो देखो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट जो नॉन जीरो है 2, उसको हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। यहाँ पर राइट डाउन करने के बाद में 2 के बाद में हमने क्या करा, ये रहा ये। इस तरह से करने के बाद में क्या आ गया हमारा, 2 को जब हमने यहाँ पर लिखा तो 2 किस रो में है, फर्स्ट रो में है। किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को यहाँ से इग्नोर कर दो, फर्स्ट रो को इग्नोर कर दो और थर्ड कॉलम को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करने से हमें क्या मिलेगा, 2011 ये मिलेगा। तो 2011 कौन सा कैसे डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। और ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम जानते ही हैं। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कैसे, यहाँ पर ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट से। कर दिया मल्टीप्लाई, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से, ये जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से टोटल क्या मिलेगा अंदर डिटर्मिनेंट से 2। इस 2 की मल्टीप्लाई इस बाहर वाले 2 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4a² b² c²। इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, देखो अगर कहीं पर कोई डाउट हो किसी को तो मेरे से पूछिए। पहले हमने ए बी सी कॉमन लिया रेस्पेक्टिवली तीनों रेस्पेक्टिव रोज से। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने ए बी सी कॉमन लिया तीनों रेस्पेक्टिव रोज से, और उस ए बी सी को दो बार कॉमन लेने से हमारा बाहर कितना आ गया, a² b² c² आ गया। और a² b² c² के कॉमन आने से फिर हमने दो ऑपरेशन लगाए, r1 + r2 और r2 + r3। उससे हमारे डिटर्मिनेंट में दो रोज में और एक कॉलम में दो बार जीरो बन गया। तो जब जिन भी रो या जिन भी कॉलम्स में दो दो बार जीरो है, हम उनमें से किसी के भी अलोंग अपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें। यहाँ पर हम इसको किससे एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद में हमें क्या मिल गया, इट कम्स आउट टू बी 4a² b² c²। देखिए ध्यान से, और कोई भी डाउट किसी का हो तो मेरे से पूछिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी हैं अभी तक उनमें, या किसी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में, या ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में, या एक हमने टॉपिक फाइंड किया था, मतलब डिस्कस किया था यहाँ पर माइनर, उसमें किसी को कोई डाउट हो, या कोफैक्टर में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग देख लीजिए। मैं एक बार और सारी की सारी स्क्रीन आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, कहीं भी किसी भी स्टेप पर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए अभी। ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मन में फोबिया है, कोई भी मन में डर मैथमेटिक्स के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अगर थोड़ा सा भी आप इसमें ध्यान देते हैं तो ये सबसे सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। इतने मार्क्स आप किसी और सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाएंगे जितने मार्क्स आपके यहाँ पर स्कोर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कोई डाउट किसी को हो तो पूछिए। देख लीजिए कोई ऊपर से, मैं इसको लास्ट, ये शुरू वाला क्वेश्चन था, ये है, इसमें देख लीजिए, या इसके बाद जो मैंने पेपर दूसरा शेयर किया था आप इसमें देख लीजिए। कोई भी डाउट किसी को कहीं भी किसी भी स्टेप पर हो तो मेरे से पूछ लीजिए चैट करके। दिस वाज दी ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन,
डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उन प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन इन आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ डिस्कस किया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट। बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स हो सकते हैं डिटर्मिनेंट के ऑर्डर 2 का या ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के, तो हम उन्हें इसी तरह से इसी वे में सॉल्व करते हैं, चाहे तो उनको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके, है ना। ये तो इसका प्रोसीजर कब तक करना है इसको, हेलो तक करनी है भाई, देखो तो सही कितना टाइम होगा। ठीक है, इसको, ठीक है, इसको